स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी का नाम है किस्मत का खेल। शिखा पढ़ी लिखी लड़की, जिसकी शादी बहुत ही सभ्य परिवार में उसके माँ बाप ने की। अपने ससुराल में उसने अपनी सास ससुर और पति का दिल जीत लिया था, क्योंकि वो बहुत ही गुणवान थी। किसी भी काम में मार न खाने वाली लड़की थी शिखा। ससुराल में अपने पति की सहमति से शिखा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। घर और ऑफिस के काम में शिखा ने बहुत ही अच्छी तरह से संतुलन बना रखा था। एक दिन शिखा अपने ऑफिस में बैठकर फाइलें देख रही थी, तभी उसके पास फोन आया। फोन सुनते ही उसे जोर का झटका लगा, जैसे फोन उसके हाथ से छूटने ही वाला हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे लगा जैसे पूरे ऑफिस की छत घूमने लगी हो। यह उसकी सास का फोन था। बहू, आज जरा जल्दी आ जाना, मेरी बहन सुलोचना आ रही है, उसकी सास ने कहा। इतना सुनते ही शिखा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फोन पर उसकी सास अभी भी बोल रही थी। बहू, सुन रही है ना तू? शिखा ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ मां, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फोन रखने के बाद वह सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर ही बैठ गई। हाय राम, ये क्या सुना मैंने अभी अभी? इस जन्म की दुश्मनी निकाली जा रही है मुझसे। सुलोचना मासी हमारे यहां, शिखा ने खुद से पूछा, जैसे किसी डरावनी हकीकत की पुष्टि कर रही हो। सुलोचना मासी कोई साधारण इंसान थोड़े थी। शिखा ने तो उनका दूसरा नाम ही तूफान रखा था। वो तूफान जो एक बार घर में दाखिल हो जाए तो समझो चैन सुकून सबका हरण हो जाए। सुलोचना मासी की एक एक बात, एक एक हरकत जैसे घर में भूचाल ला देती थी। उनकी बुलंद आवाज, तीखी नजरें और हर चीज में कमियां निकालने की आदत। शिखा को सब याद आ गया। आज वही तूफान उसके घर में दस्तक देने वाला था। दरअसल सुलोचना 6 महीने पहले भी आई थी उनके घर में। उस दिन जो कुछ भी हुआ था शिखा भूल नहीं पाई थी अब तक। वो रविवार का दिन था। सुबह सुबह शिखा गुलाबी साड़ी में सजी धजी जल्दी जल्दी कप में चाय छान रही थी। सुरेखा जी, शिखा की सासू मां, कमरे से निकल कर आई और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप रसोई में झांकने लगी और आंखें संकरी करते हुए रसोई में खड़ी अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अरे बहू, क्या बात, कहीं जाने की तैयारी है क्या? सुरेखा जी थोड़े आश्चर्य से बोली। शिखा, जो चाय छान कर कप में डाल रही थी, हड़बड़ाकर कप उठाते हुए बाहर आई। वो मां जी, दरअसल बात यह है कि। शिखा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सुरेखा जी अपने दिमाग के घोड़े सर पर दौड़ाकर एक निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी और बहू की बात को काटते हुए बोली। समझ गई, मायके जाने की तैयारी है तुम्हारी। ये सही है तुम्हारा। सारा हफ्ता ऑफिस की नौकरी और रविवार को मायका याद आ जाता है। शिखा तुरंत बोली। नहीं मां जी, मायके नहीं जा रही। आज मुझे ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है, सभी एम्प्लॉइज को बुलाया है। क्या? रविवार को ऑफिस कोई नियम कायदा है कि नहीं तुम्हारे ऑफिस वालों का? सुरेखा जी का चेहरा और सख्त हो गया। बुलाया है तो बुलाते रहें, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की, शिखा ने नरमी से कहा। माफ कीजिएगा, माजी जाना जरूरी है। कल रात ही बॉस का फोन आया था। कंपनी के बड़े अफसर आ रहे हैं। जो मीटिंग सोमवार को होनी थी वो आज रख ली गई है। प्रेजेंटेशन मुझे ही देना है। सुरेखा जी कुछ कहती उससे पहले शिखा ने कहा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने सबके लिए पराठे बनाकर रख दिए हैं। सब्जी बनाने का टाइम नहीं मिला, पर रात को दही जमा दी थी, फ्रिज में रखी है, आप सब लोग खा लेना। लेकिन सुरेखा जी का गुस्सा अब उफान पर था। तेरे पराठे और दही का मैं क्या करूं? वो लगभग झल्ला उठी। मैंने 2 दिन पहले ही बताया था ना, सुलोचना आ रही है, भूल गई क्या? शिखा सुनते ही सन्न रह गई। दिन भर की भाग दौड़ और ऑफिस की टेंशन में वो तो भूल ही गई थी कि आज उसकी मासी सास सुलोचना घर आने वाली थी। अच्छा, इसलिए आज सासू मां इतने गुस्से में हैं क्योंकि मासी की खातिरदारी के लिए मैं घर पर नहीं होंगी। सारी दुनिया एक तरफ और सुलोचना मासी एक तरफ। मन ही मन वो बड़बड़ा रही थी, माँ जी वो मेरे दिमाग से ही निकल गया, पता नहीं कैसे। शिखा ने हकलाते हुए कहा। अरे, तुझे अपने ऑफिस के अलावा कुछ याद ही कहाँ रहता है? अब फोन कर अपने बॉस को और बोल दे कि तू नहीं आ रही। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सुरेखा जी ने गुस्से में सांस भरी और फिर जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी पीछे से एक धीमी लेकिन सख्त आवाज सुनाई दी। क्या सुरेखा, तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो?
श्यामलाल जी रसोई के दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में अखबार और चेहरे पर नाराजगी। वो सब सुन चुके थे। बहू को जाना जरूरी है तो जाने दो, उन्होंने कहा। एक दिन क्या तुम काम नहीं कर सकती? बहू तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, पीछे सब संभल जाएगा। शिखा को वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही थी। ससुर जी की हरी झंडी मिलते ही उसने राहत की सांस ली। तुरंत कमरे की ओर कदम बढ़ाए, बैग उठाया और एक बार पलटकर कहा, थैंक यू पापा जी, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। जवाब में श्यामलाल जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, काम मन लगाकर करना, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिखा निकल गई। उसके जाने के बाद रसोई में जैसे सन्नाटा पसर गया। सुरेखा जी अब भी भौहें ताने खड़ी थीं। तीखी नजर से अपने पति को देखते हुए झल्लाकर बोली, बड़ी तरफदारी करते हैं अपनी बहू की, आपने ही सिर चढ़ा रखा है उसे। श्यामलाल जी हंसे और अखबार खोलते हुए कुर्सी पर बैठ गए। सुरेखा, बहू नौकरी करती हैं, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। जैसे उसे ऑर्डर मिलेगा वैसे ही उसे काम करना पड़ेगा। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है जहां इतवार की छुट्टी तय हो। ऊपर से बेचारी सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ करती रहती है और फिर तुम भी उसे बातें सुनाने लगी। वैसे आज तक तो तुमने हमेशा बहू का साथ दिया था घर के कामों में, फिर आज अचानक क्यों गुस्सा करने लगी उस पर? सुरेखा जी की आवाज धीमी पड़ी। थोड़ी देर चुप रही, फिर जैसे दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश में बोली, हां, मैं समझती हूं, उसकी मजबूरी है, मैं उसका साथ भी देती हूं। लेकिन आप भी तो जानते हैं, आज सुलोचना आ रही है। उसे देखकर कितना बुरा लगेगा कि उसके आने का पता होने के बावजूद भी बहू घर पर नहीं टिकी। मेरी बेइज्जती होगी सो अलग कि रविवार का दिन होते हुए भी बहू ठाठ से ऑफिस गई हैं और सास यहां रसोई में पिस रही है। बेइज्जती की चिंता छोड़ो और काम की सोचो। उसके आने से पहले ही हम सब तैयार कर लेते हैं। तुम सब्जियों के लिए तड़का बनाओ, मैं सब्जियां काटता हूं। सुलोचना, जब तक आएगी खाना तैयार होगा, दोनों मिलकर करेंगे तो काम भी हो जाएगा और देर भी नहीं लगेगी। सुरेखा जी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आप सब्जी काटोगे? इस अखबार से फुर्सत है आपको? अखबार एक तरफ रखते हुए श्यामलाल जी बोले, लो, रख दी मैंने अखबार। अब जल्दी से बता दो मुझे, कौन कौन सी सब्जियां काटनी हैं? पहले तो सुरेखा जी ने तिरछी नजरों से देखा, फिर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में श्यामलाल जी बड़े इत्मीनान से सब्जियां काट रहे थे। सुरेखा जी गैस पर सब्जियों के लिए तड़का बनाने लगी। जरा नमक देखिएगा, कम तो नहीं। सब बनाने के बाद सुरेखा जी ने कहा, तुम्हारी बनाई सब्जी में कभी कुछ ऊपर नीचे हो भी सकता है क्या? श्यामलाल जी मुस्कुराते हुए बोले और एक चम्मच भरकर सब्जी छक ली। स्वाद आते ही बोले, वही पुराना स्वाद जुबान पर उतर आया आज। वाह सुरेखा, तुम्हारे हाथों में तो आज भी वही जादू है। वे बोले, दिल करता है चूम लूं इन हाथों को। सुरेखा जी की हंसी रसोई में गूंज गई। बुढ़ापे में भी फिल्मी बातें करने से बाज नहीं आते आप, सठिया चुके हो, अब तो सुधर जाओ। तो क्या हुआ श्रीमती जी, हमारी भी जिंदगी एक फिल्म ही है जिसमें ड्रामा है, इमोशन है और तुम जैसी हीरोइन। सुरेखा जी मुस्कुराई, उनका चेहरा खिल गया। तभी बाहर से ऑटो की आवाज आई। लो विलन की भी एंट्री हो गई। कहते हुए श्यामलाल जी हंसे तो उनकी बात सुनकर सुरेखा जी की भौहें सिकुड़ गईं। यूं तो वो उन्हें ऐसी जुर्रत पर अच्छा खासा लेक्चर सुना देती, लेकिन बहन दरवाजे पर थी, सो चुपचाप चेहरे पर मुस्कान बिखेरे बाहर की ओर चल दी। सुलोचना जी ऑटो से उतरी, दबंग अंदाज, बेपरवाह चाल और चिरपरिचित मुस्कान, हरे रंग की चमचमाती साड़ी, ऊंचा जूड़ा और हाथ में भारी बैग। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था जो सालों से बरकरार था। आओ आओ सुलोचना, तुम्हारा ही इंतजार था, सुरेखा जी ने गर्मजोशी से कहा और दोनों बहनें गले मिल गईं। गेट पर ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सफर ठीक तो रहा ना? हाँ, क्या बताऊं, ऑटो वाले ने तो पूरे शहर का चक्कर लगवा दिया, कहां कहां नहीं घुमाया मुझे। थक गई। अब तो श्यामलाल जी ने सुलोचना का बैग थामा और तीनों अंदर आए। सुलोचना घर में घुसी तो सबसे पहले उसकी तेज नजरें चारों तरफ घूमी। वैसे सुरेखा, घर तो तुमने बहुत अच्छा संभाल रखा है। सुलोचना ने तारीफ की, लेकिन उनकी आंखें अब भी इधर उधर घूम रही थीं। सुरेखा ने जरा सी मुस्कान दी, अरे बहन, अब तो बहू सब संभालती है। उसी समय सुलोचना की नजर बहू के कमरे की ओर गई। भौहें तन गई। अरे ये बहू कहाँ गायब है, दिखाई तो दे नहीं रही।
सुलोचना ने अपनी बुलंद आवाज में पूछा, जैसे वो पहले ही किसी गड़बड़ की आहट पा चुकी हो। सुरेखा जी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा झेंपते हुए बोली, बस क्या बताऊं, सुलोचना नौकरी करती है ना, आज रविवार को भी ऑफिस बुला लिया उसे। सुलोचना की आंखें और चौड़ी हो गईं। रविवार को? वो हैरानी से बोली। उसी वक्त अमित अपने 4 साल के बेटे को उठाकर कमरे से बाहर आया। हाथ में फोन था, लेकिन मां और मौसी को देखकर फोन जेब में डाल लिया। अरे अमित बेटा, आओ आओ, सुलोचना ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ी हैरानी से बोली, आज रविवार को भी ऑफिस गई है बहू, ये क्या बात हुई? अमित ने कंधे उचकाए। बस मौसी, प्राइवेट नौकरी है, कोई सरकारी तो नहीं, छुट्टी का कोई भरोसा नहीं। सुलोचना ने सिर हिलाया। लो, मैं तो तुम सब लोगों से मिलने आई थी, बहू के बिना तो सब अधूरा लगेगा। सुरेखा मुस्कुराई। अरे बहन, हम लोग तो हैं ना, बैठकर गप्पे मरेंगे। वैसे बहू कह रही थी कि जल्दी आ जाएगी, लेकिन सुरेखा, अगर बहू नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? और ये मत कहना कि बाहर से मंगवा लेंगे, बाहर का वो सड़ा सड़ा सा खाना मैं नहीं खाती, न पेट मानता है न तबीयत, सुरेखा ने तुरंत जवाब दिया। अरे कौन कह रहा है बाहर से मंगाने को, बहू सब बनाकर गई है। अच्छा, सुलोचना की आंखों में राहत आई। फिर तो ठीक है, बस में तो भूख ने जान निकाल दी। लाओ जल्दी से कुछ खाने को दो। सुरेखा जी और श्यामलाल जी ने फुर्ती दिखाई। मेज पर खाना सज गया। आलू गोभी की सब्जी, मसालेदार दाल और साथ में मिर्च का अचार। सुरेखा जी गरम गरम रोटियां सेककर सबको परोसने लगी। सुलोचना ने एक नजर खाने पर डाली और तारीफ करते हुए बोली, वाह, ये तो लाजवाब दिख रहा है, बहू ने बनाया है तो स्वाद भी अच्छा होगा। तीनों मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। सुलोचना ने पहला कोर लिया और उनकी आंखें आनंद से बंद हो गईं। खाने की मेज पर हल्की सी चुप्पी थी। कोर दर कोर चबाते हुए सुलोचना अचानक ठिठकी, हाथ हवा में थमा रह गया और निगाहें सुरेखा पर टिक गईं। एक बात पूछूं सुरेखा? हाँ, पूछना बहन, ये सब बहू ने बनाया है? सुरेखा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। कुछ पल तो जवाब ही नहीं बना। फिर जल्दी से बोली, हाँ हाँ, बहू ने ही तो बनाया है। सुलोचना ने भौहें टेढ़ी की। मुझसे झूठ? सुलोचना से? सुलोचना की आंखें गहराई से सुरेखा के चेहरे को देख रही थीं। तेरी बहन हूं मैं सुरेखा, तेरे हाथों का स्वाद नहीं पहचानूंगी क्या? पसीने की बूंदें सुरेखा जी के माथे पर चमकने लगीं। उन्होंने फीकी सी मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखा और बोली, देखा कहाँ था ना, मैंने सुलोचना पहचान जाएगी कि ये खाना मैंने बनाया है। श्यामलाल जी भी मुस्कुरा उठे और नाटक को आगे बढ़ाते हुए बोले, हाँ भाई, मान गए तुम बहनों को, सच में कितना अच्छे से पहचानती हो तुम एक दूसरे को, तुम दोनों का तो कोई जवाब नहीं। सुलोचना ने एक विजेता की मुस्कान बिखेरी और फिर खाने में जुट गई। ठीक है, स्वाद तो वाकई लाजवाब है सुरेखा। इस दौरान सुरेखा जी ने अपने पोते बंटी को भी उसके कमरे में खाना दे दिया। बंटी अंदर टीवी देख रहा था। खाना खत्म हुआ, श्यामलाल जी ने थाली उठाई और बोले, मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूं, थोड़ी ताजी हवा ले लूं। अमित भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, हाँ, मैं भी दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। मासी, आप और मम्मी गप्पे मारो, मैं जल्दी लौटूंगा। दोनों घर से निकल गए। सुरेखा जी ने अभी खाना नहीं खाया था तो अपनी थाली में खाना डालकर खाने बैठी। सुलोचना ने बातों का सिलसिला फिर से छेड़ा, वैसे सुरेखा, तुझे नहीं लगता कि बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है तूने? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो आज घर पर नहीं रुक सकती थी? सुरेखा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात टालने की कोशिश की। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, कहते हुए एक निवाला भोजन का खाया, लेकिन सुलोचना को बात टालना मंजूर नहीं था। ठीक है, अरे क्या खाक ठीक है, अगर बहू घर ना संभाल पाए तो भी शादी करने का क्या फायदा अपने बेटे की? मैंने तो ऐसी ऐसी बहुएं देखी हैं जो घर भी संभालती हैं और बाहर भी कमाती हैं, और सास, वो तो बस बैठकर आराम फरमाती हैं। सारी उम्र काम ही तो किया है हमने, अब इस उम्र में भी हमें रसोई में पिसना पड़े तो फिर बहू का क्या फायदा? सुरेखा जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, अरे सुलोचना, मेरी बहू भी कम नहीं है, जितनी देर घर पर रहती है पूरा घर संभालती है, सुबह से रात तक भाग दौड़ करती है, फिर बाहर जाकर पैसा भी कमाती है। डांट भी लगा दो तो चुपचाप सुन लेती है, पलटकर जवाब नहीं देती। कहते हुए सुरेखा मुस्कुरा दी, लेकिन सुरेखा के मुंह से बहू की तारीफ उनके गले नहीं उतर रही थी। वो तपाक से बोली, लेकिन इस सब का तुझे क्या फायदा मेरी बहन? वो रहती ही कितना है घर पर जो घर संभालेगी, मुझे ही देख ले,
दो दो बहुओं की सास हूं। घर के काम की जिम्मेदारी मैंने दोनों में बांट रखी है। पहले ही बोल दिया था नौकरी नहीं करनी। अब दोनों बहुएं पूरा घर संभालती हैं। मेरी एक आवाज पर दोनों जी मांझी कहते हुए मेरे हर हुक्म का पालन करती हैं। और यहां तेरी बहू दिन भर बाहर ऐश करती है और तुझे रसोई में झोंक रखा है। खाना खाने के बाद सुरेखा जी रसोई में बर्तन लेकर गई। सुलोचना पीछे पीछे आई और भौचक की रह गई। अच्छा, अब बर्तन भी तू ही धोएगी? सुरेखा ने सहजता से जवाब दिया। हाँ, वो आज बाई नहीं आएगी, इसलिए बर्तन धोने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, बस जरूरत के थोड़े से बर्तन धो लूंगी। सुलोचना के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। और तेरी बहू रानी क्या करेगी? तेरे हाथों से खाएगी और तू ही पीछे साफ सफाई भी करेगी। इस हिसाब से तो तू अपनी बहू की नौकरी कर रही है। सुरेखा जी ने रसोई की सिंक में बर्तन रखते हुए जवाब दिया। अरे लो, मैं क्यों करूंगी बहू की नौकरी? ये तो घर का काम है बाई, नहीं आई तो खुद करना पड़ेगा। सुलोचना ने तंज कसा। वाह, मेरी बहन अच्छा पागल बना रखा है तेरी बहू ने तेरा। मत भूल, तू सुलोचना की बहन है, ऑर्डर चलाना सीख, नौकरी करना नहीं। बोल दे अपनी बहू को, अब घर में बैठो, घर संभालो। सुरेखा जी ने बर्तन धोते हुए हंसकर कहा। लो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैंने कहा, और वो मान गई। शिखा किसी भी हाल में नौकरी नहीं छोड़ेगी, पैसा कमाने का जुनून है उसमें। ये सुनते ही सुलोचना ने अपना माथा पकड़ लिया। हे भगवान, फिर ऐसी लड़की को बहू बनाकर ही क्यों लाई? तू तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठी सुरेखा। तो सुरेखा जी थोड़ा विरोध करते हुए बोली। नहीं सुलोचना, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। थोड़ा घर का काम नहीं किया तो इसमें मेरी जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई? अरे बहन, सबसे जरूरी ही यही है, घर का काम। अगर एक औरत घर का काम नहीं कर सकती, घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती, तो क्या फायदा उसके औरत होने का? सुरेखा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। क्या सुलोचना सही कह रही है? उनके मन में एक हल्का सा संदेह जागने लगा। वो चुप रही, बस सिर हिलाकर सुलोचना की बात सुनती रही। सुलोचना ने उनकी चुप्पी को अपनी जीत समझा और आगे बोली। देख, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूं। बहू को घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तूने भी तो सारी जिंदगी घर संभाला, अब इस उम्र में तुझे आराम करना चाहिए। सुलोचना की बातें उनके मन में एक बीज बो गई थीं, जो धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा था। शाम हो चुकी थी। सुलोचना और सुरेखा की बातों का सिलसिला अब धीमा पड़ चुका था। श्यामलाल जी पास के कमरे में आराम कर रहे थे। सुलोचना ने घड़ी पर नजर डाली, फिर सवालिया लहजे में बोली। तू तो कह रही थी कि तेरी बहू जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब तो मेरे जाने का वक्त हो गया बहन। कहाँ है वो महारानी? सुबह से सुलोचना की बातें सुरेखा के मन में गहरी उतर रही थीं, और अब शिखा की देरी ने उस आग में जैसे घी डाल दिया। वो चुप रही, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी कुल बुलाने लगी। अब तक तो आ जानी चाहिए थी, कम से कम बता तो देती। उसी समय डोर बेल बजी। सुरेखा उठी। लो आ ही गई बहू, और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुलते ही शिखा अंदर आई। माथे पर पसीना था, बाल बिखरे हुए, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। आते ही उसने बैग एक ओर रखा और मुस्कुराकर बोली। मम्मी जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया। बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। प्रमोशन का पूरा पूरा चांस है। फिर उसने सुलोचना की ओर देखा और झुककर उनके पैर छुए। सुलोचना ने शिखा को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी हर हरकत को तौल रही हो। फिर एक शिकायती लहजे में बोली। वाह शिखा बहू, तू तो बहुत अच्छी है। घर पर मेहमान आए, कोई काम हो, ये नहीं कि घर संभाले। तुझे तो बस अपनी नौकरी प्यारी है। शिखा का चेहरा एक पल को मुरझा गया। वो सफाई देने की कोशिश में बोली। मासी, ऐसा नहीं है, आज एक जरूरी मीटिंग थी और। लेकिन सुलोचना ने उसकी बात काट दी। उनकी आवाज अब तीखी हो चली थी। बस कर बहू, अपनी नौकरी के लिए ऐसा भी क्या जुनून कि तू अपने घर का ध्यान ही नहीं रख पाए। तू ये भूल रही है कि तू पहले एक औरत है, बाद में किसी कंपनी की कर्मचारी, और औरत का धर्म होता है अपने घर को संभालना। लेकिन तू तो इसी में फेल हो गई। शिखा स्तब्ध रह गई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन सुलोचना ने अपना बैग उठाया और बोली। चलो अब मैं चलती हूं, मैं तुझे बाहर तक छोड़ देती हूं। पीछे आते हुए सुरेखा ने कहा, तो सुलोचना ने पलटकर तंज भरे अंदाज में हंसते हुए कहा। नहीं नहीं सुरेखा, तू अपनी बहू के साथ रह, उसे पानी पिला, खाना खिला, सेवा के उसकी। थक कर आई होगी ना बेचारी। तू भी ना सुलोचना, कुछ भी बोलती है।
नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए सुलोचना जी अपनी बहन को ऑटो तक छोड़ने गई। लेकिन घर आने के बाद सुलोचना की बातें अब उनके मन में एक तूफान की तरह गूंज रही थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके साथ गलत हो रहा है। शिखा को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। आखिर बहुएं घर के काम के लिए ही तो होती हैं। अब तो सुरेखा जी के मन में जैसे एक फैसला पक्का हो गया था। अब बहुत हुआ, अब अपनी बहू की नौकरी छुड़वानी ही है। अगले दिन सुबह जब अमित नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ रहा था, सुरेखा जी ने मौका देखकर बात छेड़ दी। अमित, मैं सोच रही हूं, शिखा को अब नौकरी छोड़ देनी चाहिए। घर का कामकाज ठीक से नहीं हो पाता। अमित ने अखबार नीचे रखा और हैरानी से अपनी मां की ओर देखा। मां, वो घर बैठकर क्या करेगी? अच्छा बुरा तो चल रहा है सब कुछ। सुबह का सारा काम तो वो करके ही जाती है, बाकी आप तो संभाल ही लेती हैं। सुरेखा की भौहें तन गईं। संभाल लेती हूं? ये क्या बात हुई? मैं इस उम्र में रसोई में घुटूं और वो दिन भर घर की जिम्मेदारियों से आजाद रहे। तभी श्यामलाल जी जो पास की कुर्सी पर चाय पी रहे थे बोले, सुरेखा, अमित ठीक कह रहा है। बहू पढ़ी लिखी है, मेहनती है, नौकरी करती है, तो इसमें परेशानी क्या है? वो घर भी तो संभालती है और 4 पैसे घर में आते ही है ना, तो हर्ज क्या है उसकी नौकरी करने में? श्यामलाल समझ चुके थे कि ये सब बातें सुरेखा के दिमाग में किसने भरी है, लेकिन उनकी बात पर सुरेखा का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, क्या खाक संभालती है घर? मेहमान आ जाएं तो भी वो ऑफिस निकल जाती है। ये कोई तरीका है भला? जहां तक रही पैसों की बात, तो उसकी कमाई से नहीं चल रहा ये घर। घर का सारा खर्च मेरा बेटा संभालता है। उनकी आवाज में झुंझलाहट थी। सुलोचना की बातें सुरेखा के मन में इतने गहरे उतर चुकी थीं कि वो अपने इरादे से टस से मस न हुई। उस दिन के बाद से सुरेखा जी का व्यवहार बदल गया। पहले वो शिखा को थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, कभी सब्जी काटती, कभी कपड़े तय करती, लेकिन अब उन्होंने सारा काम शिखा के सिर पर डाल दिया। रसोई से लेकर कपड़ों तक हर छोटा बड़ा काम अब शिखा की जिम्मेदारी था। एक दिन शिखा जब ऑफिस से लौटी तो उसके कंधों पर बैग का बोझ था और चेहरे पर दिन भर की थकान की गहरी लकीरें। दरवाजा खोलते ही अमित की आवाज गूंजी। वो सोफे पर पसरा हुआ फोन में उलझा था। अरे शिखा, कहाँ रह गई थी? मैं कब से चाय के लिए इंतजार कर रहा हूं। शिखा ने थोड़ा चौंक कर अमित की ओर देखा। वो आज ऑफिस में। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सुरेखा जी अपने कमरे से बाहर निकली। उनकी आंखों में नाराजगी की चिंगारी थी। बस बस, ये बहाने बाद में सुनाना। सुरेखा जी ने तीखे स्वर में उसकी बात काटी। पहले मेरे बेटे के लिए चाय बना दे। बेचारा थक हार कर ऑफिस से घर लौटा है और तेरा तो कुछ अता पता ही नहीं। शिखा एक पल के लिए ठिठक गई। सुरेखा जी की ये कठोर आवाज उसके दिल में चुभ गई। पहले मांझी कितने प्यार से बात करती थीं, लेकिन अब हर शब्द में, ताना, हर बात में एक अनकहा इल्जाम। उसका मन कुछ कहने को हुआ, लेकिन वो चुप रह गई। बैग टेबल के किनारे रखा और रसोई की ओर चली गई। मांझी का ये बदला हुआ रवैया, अमित की बेरुखी, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और चाय बनाकर सबको दी। रात का वक्त हुआ तो भी सारी भागदौड़ में शिखा ही उलझी रही। डिनर बनाना, परोसना, रसोई साफ करना, सब कुछ उसी के जिम्मे था। और कपड़े भी तो पड़े थे सारे, जो सुबह वो धोकर गई थीं, उन्हें भी लपेटना बाकी था। पूरा दिन ऑफिस में काम करके वो पहले ही टूट चुकी थी और रही सही कसर अब पूरी हो चुकी थी। जब आखिरकार वो बिस्तर पर गिरी तो नींद ने उसे पलक झपकते ही अपने आगोश में ले लिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह भी भागते भागते बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा पाई थी कि तभी ऑफिस की कैब का हॉर्न बजा। खुद को शीशे में देख भी नहीं पाई और जैसे तैसे बालों में कंघी करके पर्स उठाकर दौड़ गई। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन सुबह सुबह शिखा उठी तो देखा कि बंटी बिस्तर पर बेचैनी में करवटें बदल रहा था और चेहरा लाल था। बंटी, शिखा ने चिंतित स्वर में पुकारा और उसका माथा छुआ। माथा तप रहा था। मम्मा, सिर दर्द कर रहा है। बंटी ने टूटती आवाज में कराहते हुए कहा। शिखा एक पल को हड़बड़ा गई। अरे तुझे तो तेज बुखार है। उसने तुरंत थर्मामीटर निकाला। बुखार चेक किया तो 102 डिग्री। शिखा ने बिना देर किए घर में रखी हुई बुखार की दवाई दी। फिर बंटी के माथे पर गीली पट्टी रखने लगी। अमित ने साफ साफ कह दिया कि वो ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए शिखा को ही घर पर रुकना पड़ेगा।
शिखा ने ऑफिस में मेल करके वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मांगी, लेकिन बॉस ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था, काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। क्लाइंट की मीटिंग आज शाम तक है। तुम्हारी रिपोर्ट जरूरी है, घर से कर लो, पर भेजनी ही है। शिखा ने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर में डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। डॉक्टर ने उन्हें दवाएं भी बता दी। दवा देने के बाद उसने बंटी को सुलाया और कमरे से बाहर आई। सुरेखा जी लोभी में आराम से बैठी थी। टीवी पर सुबह की भक्ति संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। अब कैसी तबीयत है बंटी की? सुरेखा जी ने पूछा तो शिखा बोली, क्या बताऊं माँ जी, बहुत तेज बुखार था। दवा से बुखार तो उतर गया था, लेकिन सिर दर्द नहीं गया था। अब बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे। फिर लैपटॉप उठाकर बोली, माँ जी आप जरा बंटी के पास बैठ जाएंगे क्या? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तब तक थोड़ा ऑफिस का काम कर लूं। शिखा ने कहा। सुरेखा जी ने हल्का सा माथा दबाया और बोली, अरे बहू, मुझे तो पहले से ही सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दें। शिखा टेंशन में आ गई। एक तो बेटा बीमार, ऊपर से ऑफिस का प्रेशर। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और रसोई की ओर चल दी। तभी पीछे से सुरेखा जी बोली, कितनी बार कहा है कि ऑफिस का काम घर पर मत लाया करो, मेरी कोई सुने तब ना। बच्चे से भी ऊपर कुछ होता है क्या? शिखा बेमन से रसोई में गई। जाते ही उसके कदम ठिठक गए। सिंक में रात के झूठे बर्तन अभी तक वैसे ही पड़े थे। अरे माँ जी, काम वाली नहीं आई क्या आज भी? शिखा ने चाय बनाते हुए आवाज लगाई। सुरेखा जी ने जैसे कुछ याद किया, अरे हाँ, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी, वो बाई तो आज की छुट्टी पर हैं। अच्छा हुआ तूने आज की छुट्टी ले ली। बर्तन भी जरा धो दें, कब तक पड़े रहेंगे यूं ही? क्या? उसने मन में कहा, लेकिन बाहर से कुछ नहीं बोली। बस खुद को संभालते हुए चाय बनाई, सुरेखा जी को दी और बिना कुछ कहे बर्तन धोने में जुट गई। वक्त तेजी से निकलता जा रहा था। बंटी कमरे में अकेला था। रिपोर्ट अभी अधूरी थी। तभी फोन बजा। हाथ पोंछकर उसने फोन उठाया। शिखा, तुमने अब तक फाइल नहीं भेजी? बोस की आवाज थी। बस मैं अभी भेजती हूं सर, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और रसोई यूं ही छोड़कर दौड़ी भाग दौड़ करते करते आज उसकी हालत खराब हो गई थी। शाम का वक्त हुआ। सुरेखा जी सत्संग सुनने निकल गई थी। शिखा, जो दिन भर बंटी की देखभाल और ऑफिस के काम और रसोई के बोझ में उलझी रही और होल में अकेली बैठी थी, उसका शरीर टूट चुका था और मन और भी भारी था। हर दिन की ये दोहरी जद्दोजहद ऑफिस और घर की उसे भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। कोई पूछने वाला नहीं था कि वो कैसी है, किस हाल में है। अमित भी अब बस बाहर की जिम्मेदारी निभा रहा था, शिखा का साथ नहीं दे रहा था। आंखों के कोने तक भरे आंसू अब उसकी पलकों से हार चुके थे। उसने सोफे पर से टिका लिया और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी वक्त हल्की सी आहट हुई। शिखा ने जल्दी से आंचल से अपने आंसू पोंछे देखा तो श्यामलाल जी अंदर आ चुके थे। शिखा की नम आंखें और झुका हुआ चेहरा देखकर उनका दिल पसीज गया। वो समझ गए थे कि बहू की इस हालत का कारण क्या है। धीरे से पास बैठते हुए उन्होंने कहा, बस बेटा शिखा, रो मत। मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूं और अपनी बेटी को इतना परेशान मैं नहीं देख सकता। शिखा ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थीं। उसने धीमे से कहा, मैं बस थक गई हूं पापा जी, कोशिश करती हूं सब संभालने की, लेकिन देखता हूं बेटा, हर चीज देखता हूं मैं। श्यामलाल जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन हालात से लड़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम उनके सामने घुटने टेक दें या फिर समाधान खोजें। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। शिखा बेटी, अगर तू बदलाव चाहती है तो तुझे फैसला लेना होगा अपने लिए। शिखा ने सिर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। अगले दिन शाम को ऑफिस से घर लौटते वक्त शिखा के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसकी चाल में एक स्थिरता थी। आंखों में थकावट के स्थान पर कुछ बदलने का संकल्प था। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। अमित, सुरेखा जी और बंटी तीनों आराम से सोफे पर बैठे थे। जैसे ही शिखा ने अपना पर्स टेबल पर रखा, सुरेखा जी की आवाज आई, आज फिर से लेट, अब क्या बहाना है? शिखा ने मां की ओर देखा, फिर आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, बस मां जी, आज आखिरी बार लेट हुई हूं, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, कल से सारा काम समय पर होगा। सुरेखा जी ने चौंक कर देखा, अरे ऐसा क्या हो जाएगा कल से?
शिखा ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया है। कल से मैं घर पर रहूंगी और सारा काम संभालूंगी। बंटी को भी पूरा समय दूंगी। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सुरेखा जी के चेहरे पर विजयी मुस्कान खिली, लेकिन अमित चौंक पड़ा। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी बिना मुझसे पूछे? शिखा ने उसकी आंखों में देखा। पूछा, होता तो तुम रोक लेते, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी अमित। सुरेखा जी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल रही थी। बहू, तुमने बिल्कुल ठीक किया। यही चाहिए था मुझे। अब घर पर रह और सब संभाल। वैसे भी ये नौकरी वोकरी औरतों के बस की बात नहीं है। अमित ने मां की ओर देखा, फिर माथा पकड़ लिया, लेकिन मां की खुशी देखकर वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। वहीं श्यामलाल जी चुपचाप कोने में बैठे सब देख सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दिन बीतने लगे। शिखा अब घर के काम में लगी रहती थी। 15 दिन हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े हुए। उस दिन घर में शादी का निमंत्रण आया। सुरेखा जी तैयारियों के बारे में सोच रही थी। अरे अमित, जरा 10,000 रुपये दे दे। तेरी बुआ के यहां शादी है, तो अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, उसमें खर्चा भी होगा। अमित ने अनमने स्वर में कहा, मां, अभी नहीं है मेरे पास। आपके पास जो रखे हैं उन्हीं से देख लो, मैं बाद में दे दूंगा। सुरेखा जी थोड़ा झुंझलाई। 2 दिन बाद उनका चश्मा टूट गया। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। अमित, अब तो कुछ पैसे दे दे बेटा, चश्मा बनवाना है, दवा भी लेनी है। अमित अब परेशान हो उठा। मां, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। क्यों बेटा, तनख्वाह तो कुछ दिन पहले ही आई थी, सुरेखा जी बोली। अमित ने खिंचते हुए कहा, हां आई थी, लेकिन उसमें से 30,000 घर की ईएमआई चली गई। 10,000 बंटी की स्कूल फीस में और बाकी के खर्चों में अभी आधा महीना बाकी है। क्या करूं, कैसे मैनेज करूं? श्यामलाल जी ने चुप्पी तोड़ी। लेकिन बेटा, अब तक तो पैसों की दिक्कत कभी नहीं हुई। अमित ने अपने पिता की ओर देखा और गुस्से में कहा, कैसे होती दिक्कत? शिखा की नौकरी से 50,000 रुपये हर महीने आते थे। उसी से घर की ईएमआई और स्कूल फीस निकलती थी। कहते हुए झटके से अमित उठ खड़ा हुआ। शिखा की ओर देखते हुए उलाहने भरे स्वर में चिल्लाया, ये तो नौकरी छोड़कर ऐसे बैठ गई जैसे घर के खर्चों से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। कुछ दिनों में प्रमोशन होने वाली थी शिखा की। प्रमोशन के साथ तनख्वाह भी 1.5 गुना बढ़ जाती। सुनते ही सुरेखा की आंखें फटी रह गईं। फिर अमित चिल्लाया, कभी सोचा भी है तुमने इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा शिखा? मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूंगा? शिखा कुछ बोलती, उससे पहले ही श्यामलाल जी की गंभीर आवाज गूंजी, बेटा, ये सवाल बहू से नहीं अपनी मां से पूछ। सुरेखा जी ने चौंक कर देखा। क्या मतलब है आपका? मैंने तो नहीं कहा था बहू को नौकरी छोड़ने के लिए, उसने खुद की मर्जी से यह फैसला लिया है। अपना बचाव करते हुए सुरेखा जी बोली। लेकिन श्यामलाल जी आज उन्हें बख्शने के मूड में नहीं थे। हां, फैसला बहू का था, लेकिन उस फैसले की नींव किसने डाली, यह भी समझना होगा। मैं तो बस इतना कहता हूं सुरेखा, कि जैसे कमाने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही घर चलाने, संभालने और सहेजने के लिए भी एक से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। तुम हमेशा सोचती रही कि तुम्हारा बेटा ही दिन भर काम करके ऑफिस से थक कर आता है, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि बहू भी तो दिन भर काम करती है, ऑफिस से थक टूट कर आती है? क्या उसका ऑफिस अलग है जहां फूलों का बाग लगा हो, जहां वो झूले पर बैठकर बस हवा खाती हो? नहीं सुरेखा, वो भी उसी तरह काम करती है जैसे अमित करता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो भी घंटों झुकी रहती है। मीटिंग में उसकी भी सांसें अटकती हैं। डेडलाइन का बोझ उसके कंधों पर होता है। लेकिन तुमने तो नहीं सोचा कि बहू भी तपती होगी, वो भी हार्ड मांस की बनी है, कोई मशीन नहीं कि सुबह से रात तक बिना थके चलती रहे। कभी उसका मन भी करता होगा कि ऑफिस से लौटकर 2 पल चैन से बैठे। कमरे में सन्नाटा छा गया। श्यामलाल जी के शब्दों की गूंज अपना असर छोड़ चुकी थी। श्यामलाल जी की बातें सुरेखा जी के मन को तीर की तरह चीर रही थीं। उनकी नजरें अब जमीन में गड़ रही थीं, जैसे पछतावे का बोझ उन्हें नीचे खींच रहा हो। मन ही मन वो खुद को कोस रही थी, मैं अपनी बहू के लिए इतनी क्रूर कैसे हो गई? सुलोचना की बातों में बहकर मैंने शिखा के साथ इतना अन्याय कैसे कर दिया? उनकी आंखों से पछतावे के आंसू छलक पड़े और गालों पर रास्ता बनाते हुए नीचे गिरने लगे। तभी चुप्पी को तोड़ता हुआ अमित बोल पड़ा,
उसकी आवाज में आत्मग्लानि की स्पष्ट झलक थी। वैसे शिखा, गलती तो मेरी भी है। अगर मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस घर के सुख साधन जुटाने के लिए पैसे कमा सकती है, तो मैं भी तो घर के काम में उसका हाथ बटा सकता था ना, उसके बोझ को हल्का कर सकता था। इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूं। अमित की ये स्वीकारोक्ति सुनकर शिखा की आंखें भर आईं। उसकी बातों ने उसके मन को एक अनकही राहत दी। सुरेखा जी अब और बर्दाश्त न कर सकी। वो उठी, शिखा के पास गई और कांपते स्वर में बोली, शिखा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं सुलोचना की बातों में बह गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठूंगी। तूने इस घर के लिए इतना किया और मैंने तुझे सिर्फ ताने दिए। अरे नहीं मां जी। शिखा ने झट से उनके हाथ थाम लिए। आप तो मां हैं मेरी, और मां कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। वैसे अगर आप कहें तो मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूं? शिखा ने विनम्र स्वर में पूछा। सुरेखा जी ने उसे सीने से लगा लिया। बहू, अब तू जो भी करेगी, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मुझे बस अपनी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। ये बातें सुनकर श्यामलाल जी मुस्कुरा उठे। वैसे अगर पैसों की जरूरत हो तो मेरे खाते में 50,000 रुपए पड़े हैं। बीमा की रकम कुछ दिन पहले ही आई थी। सुरेखा, तुम अमित के साथ जाओ, पैसे भी निकाल लेना, और जो जरूरत का सामान हो वो भी लेते आना। कुछ देर बाद माहौल सामान्य हुआ तो अमित और सुरेखा जी तैयार होकर पैसे निकलवाने चले गए। श्यामलाल जी ने मुस्कुराकर देखा और धीमे से बोले, देखा शिखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। कुछ ही दिनों में सीधे हो गए दोनों मां बेटे। यही एक रास्ता था उनकी अक्ल ठिकाने लगाने का। शिखा हंस पड़ी। उसने ससुर जी के पांव छुए और बोली, पापा जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने राज खोला। वैसे पापा जी, मैंने तो सिर्फ ऑफिस से 20 दिन की छुट्टियां ली थीं। वो छुट्टियां जो हर कंपनी अपने कर्मचारियों को साल भर में देती हैं। श्यामलाल जी के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिश्रित भाव आ गए। मतलब तूने कभी नौकरी छोड़ी ही नहीं थी? वाह मेरी शेरनी बिटिया, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया। दोनों बाप बेटी ठहाका लगाकर हंस पड़े। कुछ ही दिनों बाद शिखा फिर से ऑफिस जाने लगी। मेहनत तो उसके स्वभाव में ही थी और उसकी लगन और समर्पण ने उसे कंपनी की ब्रांच मैनेजर बना दिया। मोटी तनख्वाह के साथ अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। घर में अब पहले जैसी हंसी खुशी लौट आई थी। सुरेखा जी अब शिखा के साथ रसोई के काम में हाथ बंटाती थीं और अमित भी छोटे मोटे काम संभालने के साथ साथ बंटी को संभालने में भी मदद करता। सुलोचना की बातें अब सुरेखा जी के मन से पूरी तरह से धुल चुकी थीं। आज जब इस बात को 6 महीने बीत चुके थे और शिखा को खबर मिली कि उसकी मौसी सास आज फिर से घर आ रही है, तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। शिखा के दिल की धड़कनें तेज थीं। इतनी मशक्कत के बाद जो घर फिर से मुस्कुराने लगा था, उसमें आज फिर से सुलोचना मासी कदम रखने वाली थी, जिनके जहर घुले शब्दों ने पहले इस घर की नींव हिला दी थी। शिखा ऑफिस से जल्दी आ गई थी। कुछ ही देर में बेल बजी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो शिखा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो सुलोचना मासी घर के भीतर आई, वो कोई और ही थी। थकी बुझी हुई, एकदम चुप चेहरे पर ना वो अकड़ थी, ना ही चाल में पहले वाली बेपरवाही। बस एक थका हुआ इंसान जो जैसे जिंदगी की ऊंच नीच से हार चुका हो। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गई। घर में सन्नाटा छा गया। सुरेखा जी ने पूछा, कैसी हो सुलोचना? सुलोचना की आंखें एक एकदम भर आईं। कैसी होंगी सुरेखा? उसकी आवाज कांप रही थी। फिर जैसे दिल का बांध टूट गया। सुलोचना फफक पड़ी और अचानक से फूट फूट कर रोने लगी। हॉल में सब हैरान खड़े थे। शिखा, अमित और श्यामलाल जी, किसी को कुछ समझ नहीं आया। घर में सब ठीक तो है ना? सुरेखा जी ने चिंतित होकर पूछा। सुलोचना ने सिसकते हुए कहा, कैसा घर सुरेखा? वो घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मेरा घर तो तबाह हो गया। वो फिर से रोने लगी। शिखा ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया और चाय बनाकर ले आई। थोड़ी देर बाद जब सुलोचना का मन हल्का हुआ तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। पिछले कई महीनों से मेरे दोनों बेटों और उनकी बहुओं में अनबन चल रही थी। दोनों को प्रॉपर्टी का अपना अपना हिस्सा चाहिए था। मैं तो हैरान ही रह गई थी। वो भाई जो कभी राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अपनी बीवियों के बहकावे में आकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। मैंने बहुत समझाया,
लेकिन वह नहीं माने। प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए और बिना मेरे बारे में सोचे घर से निकल गए। दोनों को सिर्फ मां की संपत्ति चाहिए थी, मां नहीं। मैं टूट चुकी थी सुरेखा। मैंने सोचा शायद तीर्थ यात्रा से मन को सुकून मिले, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिली। तीर्थ से जब घर लौटी तो पता चला कि उन दोनों बेशर्मों ने मेरा घर भी बेच दिया। मेरा घर, मेरा आशियाना, जहां तेरे जीजा जी की यादें बसती थीं सुरेखा, सब खत्म हो गया। कहते हुए वो अपनी बहन को गले लगाकर फिर रो पड़ी। मैं कहीं की नहीं रही सुरेखा, मैं कहीं की नहीं रही। सुरेखा जी की आंखें भी नम हो गईं। अपनी बहन का ये हाल देखकर उनका दिल पसीज गया। क्यों सुलोचना, मैं हूं ना तेरी बहन, तू मेरे साथ यहां रह। ये घर तेरा भी तो है, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन सुलोचना ने सिर हिलाया। नहीं सुरेखा, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं वृद्धाश्रम जा रही हूं। बस आज मन थोड़ा भारी था, सोचा बहन से मिल लूं, 2 घड़ी सुकून मिल जाए, दिल हल्का हो जाए। शिखा और श्यामलाल जी चुपचाप ये सब सुन रहे थे। सबने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। कुछ देर बाद वो भारी मन के साथ वहां से निकल गई। उनकी हालत देखकर श्यामलाल जी सोच रहे थे, यह शायद किस्मत का ही खेल था। जिसने कभी दूसरों की खुशियां छीनी थीं, आज उसकी अपनी खुशियां छिन चुकी थीं। मानना पड़े या ना, कर्मों का नतीजा इसी जीवन में मिलता है। हम जो करते हैं वही लौट कर आता है। अगर सब यह समझ जाएं तो यह दुनिया जन्नत बन जाए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।